हेलो दोस्तों। चलिए, कल हमने जो क्वेश्चन कराए थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, वो टोटल 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जिसमें कि आज हम 41वें क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं। जिसमें कि इसमें 41वां क्वेश्चन जो है हमारा, वो चैटरिंग से रिलेटेड है। तो चैटरिंग औजार में किस रीज़न से उत्पन्न होती है? क्योंकि किसी भी कटिंग टूल से अगर हम क्लियरेंस एंगल को घटाएंगे, जितना कम क्लियरेंस एंगल रखेंगे, चैटरिंग उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होगी, चाहे वो चीज़ल हो, चाहे वह लेथ कटिंग टूल्स हो। तो क्लियरेंस एंगल इसीलिए दिया जाता है ताकि हम क्लियरेंस एंगल जितना हमारा कम होगा तो भी हीट करेगा, ज़्यादा होगा तो भी हीट करेगा। लेकिन रीज़न जो यहाँ पे कि क्लियरेंस एंगल को अगर हम बढ़ाएंगे, मतलब घटाएंगे, तो चैटरिंग उत्पन्न होगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, ए वाला हो जाएगा। चलिए हम 42 क्वेश्चन की बात करेंगे। उच्च कार्बन इस्पात को मशीनित करने के लिए युक्त औजार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि अब रैक एंगल, अब ये हमारा क्या है कि पहला क्या है, स्मॉल पॉजिटिव रैक एंगल, लार्ज पॉजिटिव रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, निगेटिव रैक एंगल। तो जो रैक एंगल होते हैं हमारे, वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है निगेटिव रैक एंगल, और एक होता है पॉजिटिव रैक एंगल, और एक होता है ज़ीरो रैक एंगल। तो जो हमारा जो रैक एंगल जो बनाया जाता है, वो कटिंग फ्लो को, जो चिप्स होते हैं उनके फ्लो को रोकने के लिए हम बनाते हैं, उस फ्लो को रोकने के लिए, ताकि जो सही मात्रा में जो फ्लो होना चाहिए उसके लिए हम रैक एंगल देते हैं। तो जो यहाँ पे जैसे कि हम कटिंग टूल्स की हम बात करें, तो कटिंग टूल्स हमारा इस टाइप का होता है कुछ, ये कटिंग टूल्स होता है। तो ये हम देते हैं, ये हम रैक एंगल देते हैं, ये हमारा रैक एंगल होता है। और ये जो इस टाइप की क्रॉस तरह है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा इतना टूल्स होता है। तो ये है हमारा इस टाइप का, ये हमारा अगर किसी कटिंग टूल्स में इस टाइप का टूल्स अगर हमें मिलता है तो ये हमारा पॉजिटिव रैक एंगल होता है। अब पॉजिटिव रैक एंगल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जैसे पॉजिटिव रैक एंगल होता है हमारा हार्ड धातु के लिए ज़्यादा रखा जाता है, और जो मुलायम धातु होती है उसके लिए रैक एंगल हम लोग कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर हम रैक एंगल अगर हम ज़्यादा रख देंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम रैक एंगल से मान लो सपोज इतना पतला हमने कर दिया यहाँ पे, तो ये है हमारा, ये टूट जाएगा। तो इसलिए हम हार्ड धातु के लिए हम रैक एंगल जो है ये हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रैक एंगल ये ज़्यादा रखते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल, ये पॉजिटिव रैक एंगल ये है हमारा, और रैक एंगल ये। तो पॉजिटिव रैक एंगल हम यहाँ पे ये हम ज़्यादा रख देते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल, ठीक है। तो ये रैक एंगल है, ये हमारा पॉजिटिव रैक एंगल है। तो इसको हम ज़्यादा हार्ड धातु के लिए हम ज़्यादा रखेंगे और मुलायम धातु के लिए कम रखेंगे। तो मुलायम धातु के लिए जो रखा जाता है वो 3 डिग्री, मुलायम धातु से हार्ड धातु के लिए 3 से 40 डिग्री के बीच में एंगल रखा जाता है। और जो इनका अब रैक एंगल हो गया, पॉजिटिव रैक एंगल, और निगेटिव रैक एंगल जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार होता है, ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है हमारा निगेटिव रैक एंगल, ये हमारा निगेटिव रैक एंगल। ये हमारा जो निगेटिव रैक एंगल होता है ये हाई स्पीड स्टील के लिए होता है, हाई स्पीड स्टील के लिए। तो वही चीज़ इसमें पूछा है कि हाई स्पीड स्टील के लिए कौन सी किस कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग ये करते हैं निगेटिव रैक एंगल का, हाई स्पीड स्टील के लिए। क्योंकि ये धातु हमारी क्या है, हार्ड है। तो हार्ड धातु के लिए है जो एंगल देखें, जो एंगल है हम लोग बढ़ा देंगे। अगर ये हम लोग एंगल अगर कम रखेंगे, यहाँ से लेके अगर हम लोग इस तरह कम रखेंगे, तो हार्ड धातु के कारण ये हमारी जो आगे का हिस्सा है टूल वो टूट सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निगेटिव रैक एंगल रखते हैं। और जो हमारा जीरो रैक एंगल है, जीरो रैक एंगल हमारा पीतल धातु के लिए होता है। तो इसका आंसर 42 का डी वाला हो गया, 42 का डी वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 43,
ये हमारा समाकलन से रिलेटेड है, इसको हम बाद में सॉल्व करा देंगे इसको। आगे हम बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। तो 44 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर मृदु इस्पात का अभिनन कर्तन वेग 20 मिलीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और डायामीटर 20 मिलीमीटर है, तो हमें आरपीएम बताना है। तो हमारा क्या होता है कि कटिंग स्पीड की जो जो मात्रक होता है वो हमारा होना चाहिए 20 मीटर प्रति मिनट में। यहाँ पे क्या दिया है हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। इसको मीटर में, मतलब कि 1 सेकंड में हमारा जो जा रहा है वो 20 मीटर जा रहा है। अब जाना कितना चाहिए हमें, 60 सेकंड में चाहिए। तो 60 सेकंड में हम कर देंगे 60 से गुणा 20 गुणे 60, तो टोटल हमारा आ जाएगा 1200। 1200 हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी कटिंग स्पीड, आ जाएगी हमारी कितनी आ गई कटिंग स्पीड, 1200 आ गई। ठीक है, तो 1200 हमारी कटिंग स्पीड आ गई। अब हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा वो लगेगा हमारा, हमें क्या चाहिए आरपीएम। तो n इक्वल टू लगेगा सी एस इंटू 1000। तो ठीक है, सी एस बटे 1000 पाई डी, पाई डी है ना अपन 1000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन वो लगेगा फॉर्मूला। अब हमारी कितनी आई कटिंग स्पीड, 1200 आई। तो यहाँ पे हम कितनी रख देंगे, कटिंग स्पीड 1200 गुणे 1000, तो 1000 रख दिया, पाई डी 3.14 गुणे डायामीटर हमारा 20 मिलीमीटर था। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर ये आएगा टोटल 320 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हमारा, ठीक है, इतना आ गया। तो बाकी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 320 आ जाएगा आरपीएम में। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। साक्षी निशान के लिए प्रयुक्त प्रिक पंच का कोण कितना होता है। तो प्रिक पंच का जो कोण होता है वो हमारा 30 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री का डॉट पंच, 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारा सेंटर पंच में होता है, जिसमें कि आंसर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यावर्त प्रवेदन में कुंडली कोण निर्धारित करता है। कुंडली कोण जो निर्धारित करता है हेलिक्स कोण, वो रैक एंगल हमारा करता है। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा बी वाला, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तन संक्रिया के लिए अगर तुर्क का वेग 128 आरपीएम है और छड़ का व्यास 25 मिलीमीटर है तो कर्तन वेग कितना होगा। कर्तन वेग हमें निकालना है, मतलब कटिंग स्पीड निकालनी है। तो वही हमारा पुराना क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा। इसमें हमारा जो दिया हुआ है, जैसे कि आरपीएम दिया है, एन की वैल्यू दी है, ठीक है, डी की वैल्यू दी है, ये डी की वैल्यू है और ये एन की वैल्यू है। कटिंग स्पीड हमें निकाल लेनी है। ठीक है, इसको रख करके हम निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो चलिए मैं सॉल्व ही करा देता हूँ इसको। सी एस कटिंग स्पीड हमें चाहिए, तो सी एस बराबर पाई डी एन अपन 1000 होता है। तो पाई हमारा कितना हो जाएगा, 3.14 आ जाएगा। डी आ जाएगा 25 मिलीमीटर आ जाएगा। आरपीएम हमारा सी एस बराबर पाई डी एन। तो एन हमारा पाई डी एन आ गया हमारा 128 आ गया। तो 128 बटे 1000 हो गया, 1000 तो 25 मिलीमीटर, और ये हमारा कितना है 128 ये समथिंग हमारा इस टाइप में रख करके आप पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। नहीं आएगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेपर बर्तन और संछिद्रण के लिए हमें करना है, आंसर बताना है इसका। फॉर द टेपर टर्निंग एंड द बोरिंग। तो बोरिंग के लिए हम क्या करते हैं, उपकरण को ठीक केंद्र पर सेट किया जाता है। बोरिंग के लिए जानते हैं आप, टेल स्टॉक टू हेड स्टॉक, सेंटर टू सेंटर रख करके हम आसानी से बोरिंग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49, छोटे टेपर कोण वाली लंबी टेपर के बर्तन के लिए
प्रयुक्त टेपर वर्तन का तरीका, वही टेपर टर्निंग। ठीक है, टेपर टर्निंग हम क्या करते हैं, टेपर टर्निंग ऑफसेट द टेली स्टॉक मेथड। ठीक है, तो ऑफसेट द टेली स्टॉक मेथड में क्या होता है कि हम जो बेलनाकार जॉब के जो सिरे होते हैं, फर्स्ट टू लास्ट सिरा, उसको हम सेंटर में ना रख करके हम एक एक पॉइंट को हम सेंटर में रखते हैं, तो दूसरे पॉइंट को सेंटर में ना रख करके हम थोड़ा अलग रखते हैं, सेंटर में नहीं रखते हैं, सेंटर से ऑफसेट करके रखते हैं। तो सेंटर में ना रखने की प्रक्रिया को ही भाई ऑफसेटिंग द टेली स्टॉक, इसमें हम सेंटर में नहीं रखते, तो आंसर इसका हो जाएगा बी वाला, आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। टेपर टर्निंग मेथड हमारा ऑफसेट द टेली स्टॉक। ऑफसेट का मतलब भी यही है कि सेंटर से थोड़ा हटा करके रखने की प्रक्रिया हमारी ऑफसेटिंग के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। समान कर्तन वेग के लिए छोटे व्यास प्रवेदन की तुलना में बड़े व्यास प्रवेदन का आरपीएम क्या होता है। तो इसका जो संबंध होता है हमारा, अब हमारा जो है कि ये जैसे कि है सी एस बराबर पाई डी एन अपॉन 1000। तो कटिंग स्पीड हमारी तो सामान्य है, मतलब हर कंडीशन में समान रहेगी, समान रहेगी, मतलब ये हमारी जो कटिंग स्पीड है ये चेंज नहीं होगी। तो जो हमें अंतर निकालना है वो निकालना है एन और डी के संबंध में। तो एन और डी का संबंध निकालेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 सी एस तो हटाए दो क्योंकि ये हर कंडीशन में समान है। ठीक है, तो ये हटा दो, तो ये हमारा हटा दो। अगर ये हटा दिया तो हमारा क्या आएगा सी एस, ठीक 1000 ये आ गया। और हमारा किसके संबंध में, आरपीएम के फेवर में हमें चाहिए, तो हमारा आर एन तो यहीं पे मैंने निकाल लिया। ठीक है, एन यहीं पे निकाल लिया, और जो पाई और डी है वो हमारा पाई और डी आएगा। और हमें किसका संबंध चाहिए, या तो हमें व्यास चाहिए या तो हमें, ठीक है, व्यास और आरपीएम का फेवर हमें चाहिए। तो जो कि हमारा ये भी निकल आया एन भी। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया एन, एन के फेवर में डी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्युत्क्रम अनुपाती का संबंध है आरपीएम, आरपीएम में और डी। ये एन क्या बताता है, ये आरपीएम फेरों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा डी है। तो जैसे जैसे अब यहाँ पे कह रहा है कि छोटे व्यास वाले प्रवेदन की तुलना में बड़े व्यास वाले प्रवेदन का आरपीएम बताना है। तो बड़े व्यास मतलब कि अगर डी डी हमारा बढ़ा दिया जाए, व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब ये होता है कि ये अगर कंडीशन बढ़ेगी तो ये हमारी घटेगी डी वाली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बड़े व्यास वाला प्रवेदन का आरपीएम क्या होगा, यदि बड़ा, इसको अगर बढ़ा दिया जाए, बड़ा करेंगे तो बढ़ेगा, तो आरपीएम हमारा घटेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एक्मे थ्रेड के पार्श्व के बीच का कोण क्या होता है, 29 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बाह्य सूक्ष्ममापी का न्यूनतम गणनांक 0.01 मिलीमीटर है, तो सूक्ष्ममापी का परास 75 से लेकर के 1000 मिलीमीटर तक है। बैरल पाठ्यांक 15.50 मिलीमीटर है और 10वां अंगुस्ताना अंशांकन बैरल आधार लाइन से संपात है। तो पाठ्यांकन बताना है हमें, पाठ्यांकन हमें बताना है कि कितना आएगा। अब इसकी परास क्या है, सूक्ष्म मापे की परास होती है 75 से लेकर के 100 मिलीमीटर। आपने देखा होगा माइक्रोमीटर के माइक्रोमीटर पे जो कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का जो उसके फ्रेम बना होता है उस पर रेंज लिखी होती है कि 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर। जहाँ तक का 75 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर की बात कर रहा है, तो हम लोग 75 से 100 मिलीमीटर का मतलब ये हो गया कि जो हमारा माइक्रोमीटर है या कोई भी हमारा, खैर यहाँ पे किसकी, माइक्रोमीटर की बात करेगी, तो माइक्रोमीटर को हम लोग ले लेंगे। तो कम से कम 75 से
100 मिलीमीटर के बीच में वो माप निकाल सकता है। 75 से कम नहीं होगा, 100 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा होगा 75, ठीक है, 75 से 100 मिलीमीटर होगा, तो 75 से कम तो नहीं जाएगा, 75 से ज़्यादा जा सकता है, 100 मिलीमीटर से ज़्यादा रहेगा, है ना, 100 मिलीमीटर तक रहेगा। तो ये आंसर रहेगा, तो हमें 100 मिलीमीटर तक रहेगा, 75 से 100 के बीच में आंसर आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा वो, उसकी रेंज। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, 75 दी है, 100 मिलीमीटर दी है। तो आंसर हमारा क्या है, 15 15 15 15, सभी में 15 15 है। तो आंसर हमारा इनमें से कोई हो ही नहीं सकता, या तो क्वेश्चन गलत है या तो आंसर नहीं दिया इसका। तो इसको हम, चलिए हम समझा देते हैं। वैसे इसका आंसर जो आएगा 75, तो कम से कम तो हम 75 तो रखना ही रखना है इसकी रेंज हमें। तो 75 तो हमें इसकी रेंज रखनी है। पॉइंट हमने लगा दिया 0 0। तो अब हमारी न्यूनतम गणनांक 0.01 मिलीमीटर, सूक्ष्म का परास 75 है, इसका पाठ्यांक 15 मिलीमीटर है। ठीक है, बैरल का संपाती करता है तो 15 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, 15 को तो ये रख लिया है, 15 हमने ये रख लिया है। ठीक है, 15.50 मिलीमीटर है बैरल का पाठ्यांक। और इसका जो हमारा जो लीस्ट काउंट है 10वां अंगुनाल, ठीक है, 15, तो 15 हमने ये ले लिया, 15.50, क्योंकि ये तो हमारा पाठ्यांक आ ही रहा है 15, तो 15 ये ले लिया, तो ये हमारा आ गया। अब हमारा क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि 10वां अंगुनाल, तो 10 करके माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.01, तो 10 का मतलब आ गया है हमारा 0.1, तो 0.10 ये आ गया हमारा। 50 10 60, तो 75 10 85, 85.60 ये आंसर आएगा इसका। लेकिन इनमें कोई सा इसमें आंसर नहीं है, तो इसे हम गलत मानते हैं। आरी दंत थ्रेड में थ्रेड का रूप क्या है, तो इसका है 3, एक पक्ष में 3 तो दूसरे पक्ष में 30। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला 53 का बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टेपर पिन रीमर के टेपर क्या होंगे, ये वाला होगा इसका आंसर। ठीक है, 1 से 50, 1:50 के बीच में टेपर पिन का टी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अब हम 55 की अगर हम बात करें, तो 12 मिलीमीटर व्यास के रीमर में मृदु इस्पात पर एक छिद्र बनाया गया है। इसका एक छिद्र बनाया गया है जिसका ठीक है, तो ओवर साइज ये दिया हुआ है और मिनिमम साइज ये दिया हुआ है। ठीक है, अंडर साइज ओवर साइज। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना डिल का व्यास दिया होता है वो हम लोग वो कर देते हैं, और इसमें हम लोग वो माइनस करके, ठीक है, माइनस करके 12 माइनस 0.3, ठीक है, अंडर साइज प्लस ओवर साइज 0.05। ठीक है, इसका हम लोग ऐड कर देंगे, तो इसका हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब कि टोटल हमारा जो दिया है 12 मिलीमीटर माइनस अंडर साइज ओवर साइज, तो अंडर साइज 0.3 प्लस 0.05, इनको ऐड करते हैं, तो इसका आ जाएगा 35 0 पॉइंट, और 12.00 में 0.35, तो 11.65 आ जाएगा, 11 पॉइंट। तो ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 55 का आंसर हमारा ये 11.65 आंसर 11.65 मिलीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, षटभुज का पार्श्वर्य 10 मिलीमीटर है, तो षटभुज के समतल पृष्ठ पर आर पार की दूरी क्या होगी। ठीक है, आर पार की दूरी, ठीक है, तो ठीक इसका क्या है कि हमारा षटभुज के समतल के आर पार की दूरी क्या होगी, जैसे कि ये है हमारा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 ए अंडर रूट 3 हो जाएगा षटभुज का।
ठीक है, षटभुज का a√3 फार्मूला, ये फार्मूला लगा करके हम इसका लगा देंगे 1.732 इंटू 10। भुजा जो दी है 10 मिलीमीटर में 1.732 दी है, ये √3 की वैल्यू होती है। इसको अगर हम पुट करेंगे तो 17.32 आंसर आ जाएगा इसका ए वाला। तो इसका आंसर हमारा ए वाला हो गया है, इसका ए वाला हो गया। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो 57 क्वेश्चन नंबर, तप्त जल में एनोडित भाग को निमज्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडित भागों को निमज्जित करने की प्रक्रिया सीलिंग कहलाती है। तो क्लोराइजिंग में क्या होता है? ठीक है, पहला है क्लोराइजिंग। क्लोराइजिंग में क्या होता है कि इसमें क्लोराइजिंग में एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है, और एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग करके हम एक तरह सा लेपन लगाते हैं उसका। ठीक है, जैसे कि गैल्वेनाइजिंग होता है। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग में हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, क्लोराइजिंग में हम एल्युमिनियम की कोटिंग कर देते हैं। वो भी इसका जो टेम्परेचर होता है ये 850 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का रखा जाता है क्लोराइजिंग में। और गैल्वेनाइजिंग में जिंक की कोटिंग होती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसमें जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता ये है कि जैसे कि इसमें एक नमक का घोल होता है, नमक के घोल में एक धातु से विद्युत के द्वारा, मतलब कि विद्युत के ज़रिए एक धातु से एक धातु एक धातु की जो क्वालिटीज़ होती है मटेरियल, उस दूसरी धातु में चढ़ाने की प्रक्रिया हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। जैसे कि नमक से बने घोल में डुबाकर विद्युत द्वारा किसी को क्रोमियम, निकिल, तांबा, चांदी, सोना आदि की परत चढ़ाई जाती है। तो ये होता है। तो हमारा क्लोराइजिंग में एल्युमिनियम की परत, गैल्वेनाइजिंग में हमारी जिंक की कोटिंग, और इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु की, और इसमें सीलिंग में जो है वो एनोड की होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक विलेपन का उदाहरण है? अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारा कार्बनिक होता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती वो अकार्बनिक होता है। तो जैसे कि इसमें अकार्बनिक है, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ही नहीं होती है, जिसमें धुआं ही नहीं होता है। जैसे कि हम कोई भी पेंटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है ऑयल पेंटिंग, वर्निश पेंटिंग, वर्निश, ठीक है, वर्निश भी एक प्रकार की पेंटिंग है। और ये भी हमारा जो प्राइमर है ये भी एक प्रकार का पेंटिंग है। ठीक है, तो इन सब को क्या है कि अगर हम पेंट करते हैं उसके बाद में हम उस पर आग लगाते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा, धुआं ज़्यादा होता है, तो ये हमारा कार्बन के अंतर्गत आता है। और जो हमारा सिरेमिक की कोटिंग है ये एक धातु है, तो धातु में हमारा कार्बन की मात्रा बहुत ही कम, ना के बराबर पाई जाती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा सिरेमिक विलेपन, इसका आंसर जो होगा सिरेमिक विलेपन। इसमें ये जो है हमारा ये अकार्बनिक है, सिरेमिक ये अकार्बनिक है, बाकी सब कार्बनिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन, पदार्थ का पराशर परीक्षण निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक जो टेस्टिंग होती है वो कब यूज़ की जाती है, कब और कहाँ यूज़ की जाती है? कि जैसे कि क्रैक्स, सतह के नीचे की दरार, जितने भी जो दरारें होती हैं काफ़ी सतह के नीचे जो होती हैं, जहाँ तक हमारी नज़रें नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ की दरारों को जानने के लिए हम पराश्रव्य परीक्षण का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। ठीक है, तो ये हमारा सतह से नीचे की दरार को जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो हमारा हार्डनेस होता है, ये तो हार्डनेस होता है कि किसी भी धातु की हार्डनेस
अगर हार्डनेस का गुण है उसमें, तो वो धातु किसी चीज़ को भी, किसी अन्य चीज़ को काट सकती है या खुरच सकती है। और जो तीसरे की बात अगर हम करें तो ये हमारा जो है यील्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, यील्डिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या होती है, जैसे हम किसी धातु को काफ़ी ज़्यादा खींचते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो धातु खींचने लगती है, ठीक है। मतलब पूरा खींचने के बावजूद वो धातु क्या होगी, हल्का मतलब और ज़्यादा बढ़ने लगेगी और फैलने लगेगी, वो धातु फैलने लगेगी। उस आय गुण को, जो फैलने की जो प्रक्रिया है, उसी गुण को हम यील्डिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जो यील्डिंग स्ट्रेंथ था, तो इसको यील्डिंग स्ट्रेंथ में क्या होता था कि हम धातु को खींचते थे और एक कंडीशन ऐसी आती थी कि धातु फैलने लगती थी। अब उसके बाद और ज़्यादा फैलने के बाद में एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो धातु अलग हो जाती है, ठीक है। जो पहले फैली थी तो यील्डिंग स्ट्रेंथ आ गया, अब ज़्यादा फैलने के कारण वो धातु टूट जाती है। तो जिस कंडीशन पर वो धातु टूट कर अलग हो जाती है वो हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा 59 का जो आंसर है वो है हमारा ए वाला, 59 का ए वाला। हीरक के बाद उपलब्ध सबसे कठोर टूल पदार्थ कौन सा है? तो ये है हमारा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड का, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। एक होता है हीरा, फिर उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है वो क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड होता है। तो आंसर इसका डी। 60 नंबर क्वेश्चन, जब टूल को केंद्र से नीचे सेट किया जाता है तो क्या होता है? जैसे कि ये है हमारा जॉब, ठीक है, और ये है हमारा केंद्र, ठीक, ये हमारा केंद्र। अगर हम किसी जॉब को, अगर हम टूल को केंद्र से नीचे सेट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे हमने ऐसे करा, हमने लेड टूल्स को इस तरह बनाया, ठीक है, ये बनाया टूल के नीचे। अगर इसको नीचे सेट किया जाता है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे दिया रैक एंगल में वृद्धि होगी, रैक एंगल में कटौती होगी, रैक एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रैक एंगल ऋणात्मक हो जाएगा। तो रैक एंगल हमारा कहाँ होता है, ये है रैक एंगल हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना है ये है हमारा रैक एंगल। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रैक एंगल हमारा यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। तो जब हम किसी टूल्स को नीचे रखेंगे, नीचे सेट करेंगे किसी केंद्र से नीचे, तो ये रैक एंगल हमारा जो है ये हमारा घट जाएगा, ठीक है। और यही अगर हम टूल्स, अगर हम किसी केंद्र से अगर ऊपर रख देते हैं यहाँ से रैक एंगल को, तो यहाँ से अगर हम रख देते हैं यहाँ से, तो ये हमारा क्या है, रैक एंगल ये बढ़ गया। देखिए ये रैक एंगल यहाँ से अगर हम लेंगे तो रैक एंगल बढ़ गया, ये लिया तो रैक एंगल घट गया, तो रैक एंगल यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो रैक एंगल हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब रैक एंगल जब टूल्स को केंद्र से नीचे सेट करते हैं, सेट कहाँ पे किया था, टूल्स के नीचे, इसको जॉब के नीचे सेट किया था, तो हमारा रैक एंगल क्या हो गया, घट गया। तो वृद्धि होगी, रैक एंगल में कटौती होगी, सेकंड रैक एंगल ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक तो नहीं होगा, तो बी वाला आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। शिक मतलब वही है कि रैक एंगल में कटौती हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 62 नंबर, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 पाई mm² है, तो व्यास कितना होगा? तो क्षेत्रफल हमारा क्या दिया है, तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है, जैसे कि क्षेत्रफल अगर हम बात करें एरिया की, तो 4 पाई r², एरिया हमारा 400 पाई लिखा हुआ है, और इसके बाद में 4 पाई r², 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। 4 का 4 मतलब 4 से इसको पूरा काट देंगे तो 100 आ जाएगा, और ये हमारा r² निकल आएगा। तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 100,
मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमारी 100 आई और आर की वैल्यू आ गई हमारी 10 आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू हमारी आ गई 10 आ गई। ठीक है, 10 आ गई। अब यहाँ पे क्या पूछा है, व्यास कितना होना चाहिए, तो आर का दुगना व्यास हो गया, तो 20 मिलीमीटर हो गया। आंसर इसका बी आ गया। तो इसका आंसर हमारा क्या निकला था, 20 निकला, 20। 63 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं, 63 क्वेश्चन नंबर की, तो साधारण प्रवेदन कार्य के लिए प्रयुक्त प्रवेदन का कोण कितना होता है। साधारण काम के लिए भाई एक होता है, एस होता है, एन होता है और एच होता है। तो एच होता है हार्ड धातु के लिए, एन होता है सॉफ्ट धातु के लिए और एन होता है वो नॉर्मल धातु के लिए होता है। तो साधारण के लिए एन आ गया, तो आंसर नंबर बी आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर एक वृत्त का केंद्र 2, 3 है तो व्यास का एक अत्यंत बिंदु 3, 2 है, तो अत्यंत बिंदु का अंत्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चलिए ये वाला अगर हम क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे कि हमने 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे ऊपर, इसकी जो वैल्यू होती है ये आती है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये हमारे इनकी वैल्यू हमारे प्लस में होगी, इनकी वैल्यू माइनस में होगी। इनकी वैल्यू 2, 3, 4, इनकी वैल्यू माइनस में होगी और 1, 2, 3, 4 इनकी वैल्यू प्लस में होगी। ठीक है, तो ये हो गए प्लस में, ये हो गए प्लस में, तो हमने इन दोनों को ले लिया, इतने क्वाड्रेंट को, ये वाला एक, ये वाला क्वाड्रेंट लिया है ये वाला। ठीक है, मतलब कि ये, तो बाकी को हम मिटा देंगे। तो ठीक है, बाकी हमने मिटा दिया, ये 2 क्वाड्रेंट ले लिए। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है, अगर एक वृत्त का केंद्र 2 से लेकर के क्या है 2, 5, ठीक है 2, 3 है, 2, 3 है, तो हमारा एक्स अक्ष पे 2 बनेगा और वाई अक्ष पे 3 बनेगा। तो एक्स अक्ष हमारा ये है, वाई अक्ष ये है, वाई एक्सिस। तो 2 हमारा एक्स पे बन रहा है, 2 नंबर हमने यहाँ पे ले लिया, ये 2 नंबर, और 3 नंबर 1, 2, 3 नंबर ये ले लिया हमने, तो यहाँ पे, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे तो मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट। अब हम यहाँ से एक गोला हम खींचते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम अंत्य बिंदु 3 और 2 है, और जो दूसरा बिंदु है एक्स अक्ष पे 3 है, तो एक एक्स अक्ष पे 2 था, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा एक का, ये वाला। पहले की अगर हम बात करें केंद्र 2 और 3 की, तो एक्स अक्ष पे 2 है, 1 और 2। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 2 पे हमने एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे इसका ले लिया। दूसरा हमारा 3 और 2 है, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस हमारा ये है, एक्स एक्सिस, और ये है हमारा दूसरा 2 एक्सिस पे ये। तो एक गोला हमने यहाँ से लेकर के ये खींचा, ठीक है, एक गोला इससे खींचा और एक गोला हमने इससे खींचा, ये, तो टोटल हमारा जो गोला बन गया हमारा इस टाइप का आ गया गोला। ठीक है, तो निर्देश हमारा क्या होगा, निर्देश हमारा क्या होगा भाई, हमारा जितने भी हमारा जो गोला बना है इस टाइप का, ये हमारा इस टाइप में गोला बन गया, ये पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेके हमने इस पॉइंट को लेकर के हमने सर्किल बना दिया। तो जो हमारा पॉइंट निकला है, तो ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का निकला हुआ है, ये हमारा जो आंसर आएगा इसका आ जाएगा 1 और 4 का आंसर है। क्यों आएगा 1 और 4 का आंसर, क्योंकि इसका एक पॉइंट तो ये है और जो दूसरा पॉइंट जो हमारा बना है ये 4 पे बना हुआ है, तो 1 और 4 ये नहीं होगा। माइनस में क्यों नहीं, क्योंकि हम जो क्वाड्रेंट ले रहे हैं वो प्लस प्लस में ले रहे हैं। ये भी हमने बताया था कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में था, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट इस टाइप में होता है। ठीक है, इधर की वैल्यू हमारी माइनस में आती है, इधर की वैल्यू हमारी माइनस में, ये वाली जो है ये भी माइनस में रहेगी इसकी वैल्यू,
और इसकी भी वैल्यू माइनस में रहेगी हमारी। तो हमारा जो आंसर है प्लस में आएगा। 7 8 हो नहीं सकता क्योंकि ये क्वाड्रेंट आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस प्लस ये होता है, प्लस माइनस ये होता है, तो माइनस माइनस इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये है नहीं, माइनस भी नहीं आएगा क्योंकि ये हमने क्वाड्रेंट लिया ही नहीं है, तो माइनस आएगा ही नहीं। इसमें माइनस है तो ये भी क्वाड्रेंट नहीं आएगा। तो आंसर हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेथ डॉग को प्रयुक्त किया जाता है, कहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है लेथ डॉग को? ये किया जाता है केंद्र के बीच वर्तन के दौरान कार्य को करने के लिए। ठीक है, वर्तन के दौरान दीर्घावधि कार्य के समर्थन के लिए, वर्तन के दौरान एक कर्तन उपकरण के रूप में, कार्य धारण के लिए। तो किसके लिए? आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। केंद्र के बीच वर्तन के दौरान कार्य करने के लिए, केंद्र के बीच वर्तन के दौरान, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा अगर जॉब होता है जो कि टेलिस्टॉ तक नहीं पहुंच पाता है, तो अगर हम उसको रोटेट करते हैं तो इधर उधर जिगजैग होता है, जिसके कारण हम लेथ डॉग का प्रयोग करके उस जॉब को सेंटर में करते हैं और उस सेंटर पे ही हम बीच में अपना कार्य पूर्ण करते हैं। तो आंसर इसका पहला वाला हो जाएगा 65 का ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66। अगर एक ISO मीट्रिक थ्रेड का मुख्य व्यास 6 मिलीमीटर है, ठीक है, अगर 6 मिलीमीटर है और पिच 1 मिलीमीटर है, तो टैप प्रवेधन का अभिस्तावित व्यास क्या होगा? भाई हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो फॉर्मूला होता है TDS, टैप डिल साइज बराबर डिल माइनस पिच। तो पिच हमारी 1 मिलीमीटर है, व्यास हमारा 6 है, 6 माइनस 1 5, बी आंसर। 65 तक कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें कि हमारे अब कुछ ही बाकी हैं। चलिए 67 की बात करते हैं। टेपर शंख प्रवेधन का वह भाग है जो प्रवेद मशीन तुर्क के बीच में फिट होता है। तो इसका जो है द पार्ट ऑफ द टेपर शंख डिल विच फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ ए ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टैंग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए 68। लंबाई की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। इंजीनियरिंग इस्पात का रोल का अल्पतमांक क्या होता है? 0.5 mm। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो होती है इसमें जो रीडिंग होती है वो 1 mm 2 mm या 1 2 3 4 5 6 इस टाइप में होती है। तो 1 mm तक तो हम नाप सकते हैं, लेकिन उसका भी हाफ ले सकते हैं हम लोग। तो इसलिए है इसकी जो रीडिंग होती है स्टील रूल की 0.5 तक होती है। 70 नंबर। मृदु इस्पात का विशिष्ट घनत्व कितना हो? 7.8 होता है। 2.7 एल्युमिनियम का होता है, 5 किसी का नहीं, 1 का किसी का नहीं। तो ये होता है 7.8 हमारा मृदु इस्पात का होता है, और जो हमारा 2.7 होता है वो एल्युमिनियम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो आंसर होगा ये हमारा होगा 7.8। धातु के प्रघात और संकट को सहने की क्षमता किस में होती है? टफनेस में होती है, क्योंकि ये हमारा जो होता है टफनेस, ये किसी भी सॉफ्ट को या इम्पैक्ट को झेल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साधारण उद्देश्य वेदन बिट का बिंदु कोण कितना होता है? 118 डिग्री होता है, 118 डिग्री। वेदन चक्र को वेदन यंत्र तुर्क में के जरिए किया जाता है, आर्बर के द्वारा। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ए वाला, आर्बर द्वारा। अगर चूड़ी को M12 1.25 नहीं किया जाता तो 1.25 को निर्दिष्ट क्या होगा? तो 1.25 क्या निर्दिष्ट करता है? ये पिच को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, पिच ऑफ द थ्रेड। और M मीट्रिक को बताता है, 12 व्यास को बताता है। ठीक है, 12 डाया होगा, M मीट्रिक बताता है, और 1.25 जो होता है वो पिच बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिच ऑफ द थ्रेड, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंटिंग पुर्जों के बीच की दूरी की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है हमारा? ठीक है, फ्लड गेज होता है। ठीक है,
तो मेटिंग पुर्जों के बीच की दूरी को जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? पहला है हमारा रेडियस गेज, दूसरा है फिलर गेज, तीसरा है फिलट गेज। फिलट गेज को रेडियस गेज के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा रेडियस गेज है, ये आप जानते हैं, रेडियस गेज का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे कि कोई हमारी इस तरह है, इस तरह कोई भी बनी हुई है ये, तो इसका जो रेडियस हम निकालेंगे तो वो हम रेडियस गेज के द्वारा निकालते हैं। और फिलट गेज को हम रेडियस गेज के नाम से भी जानते हैं। और जो फिलर गेज होता है, ये हमारा दो मेटिंग पार्टों को जोड़ने के लिए, हम इनके बीच के गैप को जानने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। और ड्रिल गेज का होता है, ये एंगल डिल के एंगल को जानने के लिए होता है डिल एंगल गेज। ठीक है, डिल के एंगल को जानने के लिए डिल गेज का यूज़ किया जाता है। कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोर के चलने के वेग को क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड कहते हैं। पहले से प्रवेदित छिद्रों को बहुबिंदु कर्तन उपकरण के द्वारा यथार्थ आकार में बढ़ाने और परिष्कृत करने की विधि क्या कहलाती है? परिष्कृत करने की विधि, किसी होल को किस तरह किया जाता है? किन टूल्स के द्वारा? रीमिंग के द्वारा परिष्कृत किया जाता है दिल को। मीटिंग थ्रेड में थ्रेड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। बाह्य चूड़ी के कर्तन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा? बाह्य चूड़ी के लिए बाह्य चूड़ी, डाई और इंटरनल चूड़ी, टैप। तो 79 का बी आंसर, डाई। 80 की अगर हम बात करें तो एक हस्त टैप में शंख के 3 वलय अंकित होते हैं। 3 वलय अंकित होते हैं। चलिए ये भी हम बता देते हैं। तो इसमें कौन सा है कि जैसे कि प्रथम टैप, द्वितीय टैप, ठीक है, फर्स्ट टैप और बॉटम टैप, इंटरमीडिएट टैप। ठीक है, तो 3 टैप होते हैं हमारे। फर्स्ट टैप होता है, ठीक है। फर्स्ट टैप को, जैसे कि हम टेपर टैप की बात करें, इनको प्रथम टैप के नाम से भी जाना जाता है, टेपर टैप को। ठीक है, इनको फर्स्ट टैप भी कहा जाता है। तो इसमें जो चूड़ियाँ जो चैम्फर में बनती है वो 6 से 10 डिग्री के 6 से 10 चूड़ियाँ जो होती हैं, जो चैम्फर की जाती हैं, और वो भी 4 डिग्री की लीड में टेपर की जाती हैं फर्स्ट टैप में। और सेकेंड टैप की अगर हम बात करें तो इनको इंटरमीडिएट टैप के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड टैप को। तो इसमें जो है 3 से 5 चूड़ियाँ, पहले वाले टैप में 6 से 10 चूड़ियाँ जो होती हैं वो चैम्फर होती हैं, और जो सेकंड वाले में होती हैं इंटरमीडिएट टैप में, उसमें 3 से 5 चूड़ियाँ वो टेपर में होती हैं, वो भी 10 डिग्री के लीड में। और रही बात है अब बॉटमिंग टैप की, तो बॉटमिंग टैप में कम से कम जो हमारा होता है वो 1 से 2 चूड़ियाँ जो होती हैं वो चैम्फर में होती हैं, वो भी 20 डिग्री के एंगल में। तो जो है हमारा भाई 3 वलय अंकित, ठीक है, 3 वलय किस में होते हैं? 3 वलय होते हैं हमारे इंटरमीडिएट टैप में। ये 3 वलय होते हैं इंटरमीडिएट टैप में। इनसे 3 से 5 चूड़ियाँ जो होती हैं टेपर में होती हैं, वो भी 10 डिग्री में। तो आंसर हो जाएगा इसका इंटरमीडिएट टैप, बोले तो डी वाला। इंटरमीडिएट टैप में 3 होती हैं। ठीक है, चलिए अब हमारी वीडियो समाप्त होती है।